हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सृष्टि क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान के अगला टॉपिक। उसमें पढ़े थे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार कि रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक अभिक्रिया आपने पढ़ लिया था कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। रासायनिक समीकरण आपने पढ़ लिया था कि रासायनिक समीकरण किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर आप लोग को एकदम ध्यान देना है कि उसी प्रकार में से आज हम लोग पढ़ेंगे एक एक जो है प्रकारों के किस प्रकार से इसमें दिए जाते हैं। तो इसमें पहला आपको पढ़ना है संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को ही हम कहते हैं, योगात्मक अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। इसमें आप लोग को ध्यान देना है कि संयोजन अभिक्रिया किसे कहा जाता है या योगात्मक अभिक्रिया किसे कहा जाता है। जब वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ अभिकारक मिलकर एक नए यानी कि एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम रसायन इसमें योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा बोला गया है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। या एक और परिभाषा के रूप में आप दे सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, तत्व या यौगिक संयोग करके एकल उत्पाद बनाते हैं या केवल एक नए पदार्थ बनाते हैं, उसे हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया। ठीक है, तो इसको आप लिखते जाइएगा, ध्यान से आपको लिखना है। कहा जाता है कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक, लिख रहे हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक, ठीक है, अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया या योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। हो जाएगा? क्या हो गया? एकल अनुपात यानी कि एकल अभिक्रिया। ठीक है, अब यहां पर आप लोग को देखना है कि इसमें जो है एकल उत्पाद कैसे प्राप्त होता है। जैसे आपको दे दिया गया है कि अमोनिया, ठीक है, यानी कि अमोनिया NH3 है। NH3 को हम HCl के साथ अभिक्रिया करते हैं। ठीक है, इसके साथ अमोनिया को हम HCl के साथ अभिक्रिया करते हैं, तो यह प्राप्त होता है आपका कि अमोनिया प्लस HCl। जब इसमें आप देखेंगे तो यह योगात्मक यानी कि एक दूसरे के साथ में मिल जाएंगे। क्या होंगे? मिल जाते हैं। उसमें से वो बाहर की तरफ किसी भी दूसरे पदार्थ का या तत्व का वह अलग से निर्माण नहीं कर पाएगा। तो वही होता है आपका योगात्मक अभिक्रिया होता है, या उसी को हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो यह जब बनता है तो यह क्या बनेगा? अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ यह हाइड्रोजन मिल जाएगा तो बन जाएगा NH4 हो गया। अब यहाँ पर Cl है तो यहाँ पर आपका ये Cl जुट जाएगा, तो बन गया क्या चीज? अमोनियम क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? अमोनियम क्लोराइड। और इसी को ही कहते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। परीक्षा में आता है, 4 गो समीकरण दिया रहेगा और चारों समीकरण का अलग अलग जो है अभिक्रिया का नाम पूछता है, और 4 अभिक्रिया रहेगा तो बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे वो। ठीक है, और इसी अभिक्रिया में संतुलित करने के लिए भी देता है कि 4 को अगर दे दिया अभिक्रिया तो उसको संतुलित करेंगे तो वो भी आपके 4 नंबर के प्रश्न रहेंगे। ठीक है,
तो अब ऐसी आपको कहीं पर भी अभिक्रिया दिखाई दे, तो यानी कि एकल उत्पाद के रूप में निर्माण हो, तो वह कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी? वह संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी, या उसे हम योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया? इसी तरह से और भी दे दिया गया है, जैसे कार्बन यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड CO दिया है, और प्लस इसके साथ में हम इसकी अभिक्रिया करते हैं, Cl2 की अभिक्रिया करते हैं, ठीक है, क्लोराइड। अब Cl2 की जब अभिक्रिया करते हैं तो यह बनता है COCl2 बनता है। क्या बनेगा? COCl2 बनता है। यह बन गया आपका कार्बोनिल क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? कार्बोनिल क्लोराइड नाम देते हैं इसको। क्या कहेंगे? कार्बोनिल क्लोराइड बनता है। यह एक प्रकार की विषैली गैस होती है। क्या है? एक प्रकार की ये विषैली गैस होती है, और इसको जो है विषैली गैस के रूप में इसे हम फास्जीन के नाम से जानते हैं। इसको किस नाम से जानेंगे? फास्जीन के नाम से जानते हैं। यह एक विषैली गैस होती है। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे दे दिया गया है कि कार्बन मोनोऑक्साइड भी आपकी क्या है? गैस है, और यहाँ पर Cl2 भी क्या है? एक प्रकार की गैस ही है, क्लोरीन गैस है, जो जल के शुद्धिकरण में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप जाते हैं वाटर पार्क में, कहाँ जाते हैं? वाटर पार्क में। अब इस समय बहुत सीजन चलेगा वाटर पार्क का, तो वाटर पार्क में जाएंगे तो जय पर्सन रहेंगे, जय प्रकार की उसके शरीर में जीवाणु रहेंगे, बैक्टीरिया रहेंगे, वायरस रहेंगे। ध्यान देना है, और डेली का डेली पानी चेंज नहीं होता है वाटर पार्क का। उसमें जो है एक क्लोरीन गैस डाली जाती है, उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है, डाला जाता है, ताकि उसमें जो भी बैक्टीरिया रहे वो क्या हो जाए? मर जाते हैं। तो क्लोरीन का किसमें प्रयोग किया जाता है? जल के शुद्धिकरण में क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है। एकदम ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यह बड़े बड़े वाटर पार्कों में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे गांव में भी अगर हाउस बड़ा बड़ा रहेगा तो उसमें भी क्लोरीन डाल देंगे, तो उसमें का जितने भी बैक्टीरिया जीवाणु रहेंगे सभी क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। उसी तरह से वाटर पार्कों में प्रयोग किए जाते हैं। समझ में आ गया? अब इसी के आधार पर कोयले का दहन के रूप में पढ़ेंगे। क्या चीज? कोयले के दहन के रूप में पढ़ते हैं। तो जैसे कहा जाता है कार्बन को यदि हम ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो यहाँ पर देखिएगा, कार्बन के साथ यानी कि कार्बन C+ इसके साथ हम ऑक्साइड की अभिक्रिया करते हैं तो यह बनता है क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, CO2। यह भी क्या है? एक प्रकार की गैस ही है, और ये सभी क्या है? हानिकारक गैस के रूप में प्रयोग की जाती है। कार्बन, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, जब ऑक्सीजन का जब उसमें संयोजन करेगा तो बनता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनता है। और इसी के साथ में मान लीजिए ये किसके रूप में? ये दहन के, कोयले की दहन के रूप में ये बनाया गया है, ध्यान दीजिएगा। और इसके रूप में आपको बताया जाता है कि सल्फर के साथ हम ऑक्सीजन की अभिक्रिया करते हैं। किसके साथ? सल्फर, सल्फर प्लस ऑक्सीजन O2। सल्फर को हम क्या कहते हैं? गंधक कहते हैं। इसे क्या कहेंगे? गंधक के नाम से जानते हैं। और सल्फर जो है एक प्रकार का गंधक है, और सल्फर के साथ जब ऑक्साइड की अभिक्रिया की जाती है तो यह बनता है सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड बनता है, SO2 बनता है। क्या बनेगा? ये SO2 बनता है। हो गया। इसको हम सल्फर डाइऑक्साइड कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इसी तरह से इसको हम कहते हैं इसको जो है हम कहते हैं कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल क्लोराइड कहते हैं। यह जो है एक प्रकार की विषैली गैस होती है, जो एक फास्जीन के नाम से इसे जाना जाता है। और ये अमोनियम क्लोराइड होता है। ये क्या है? अमोनियम क्लोराइड है। अब यह एक जो है सफेद प्रकार का ये धुआं होता है। क्या होता है? यह सफेद धुआं होता है, जो सफेद धुआं, ठीक है। ये सफेद क्या होता है? धुआं होता है। जैसे पहले आप आग लगाते हैं तो जब धुएं के रूप में जब निकलता है तो वह एक सफेद धुआं के रूप में निकलता है, तो समझिए कि वो क्या है? अमोनियम क्लोराइड होता है। क्या होता है? अमोनियम क्लोराइड होता है। जैसे एक जगह उपले को खूब सरिया करके रख दिए हैं, उसमें आग लगाते हैं तो पहले उसमें से क्या करता है? सफेद रंग के धुएं का उसमें से प्रवाह होने लगता है, बाहर की तरफ सफेद धुआं निकलने लगता है, वह आपका अमोनियम क्लोराइड होता है। समझ में आ गया? ये है आपका संयोजन अभिक्रिया होता है। अब इसकी आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे इसमें और भी अभिक्रियाएं दी होती है, ठीक है। तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे विस्थापन अभिक्रिया। क्या पढ़ेंगे? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग विस्थापन अभिक्रिया को किस प्रकार से पढ़ेंगे, एकदम ध्यान देना है। क्रिया किसे कहते हैं? पहला हमने पढ़ा संयोजन अभिक्रिया, आपको समझ में आ गया था पूरा। उसी तरह से विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें विस्थापन अभिक्रिया को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है।
और विस्थापन अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है? विस्थापन अभिक्रियाएं दो प्रकार की होती है, एकल विस्थापन होता है और द्वि विस्थापन होता है। तो इसमें पढ़ेंगे पहले विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। वह अभिक्रिया, ठीक है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व को उसके विलयन से हटा देता है अर्थात विस्थापित कर देता है, उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो अब इसमें क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं? वह रासायनिक अभिक्रिया, कहेंगे कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व जिसमें एक तत्व उसके विलयन से ठीक है, उसके विलयन से हटा देता है अर्थात विस्थापित कर देता है, वह विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। विस्थापन अभिक्रिया दो प्रकार की होती है। ठीक, कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कौन कौन होती है? पहला हो जाएगा एकल विस्थापन, दूसरा हो जाएगा द्वि विस्थापन। एकल विस्थापन होता है और क्या होता है? द्वि विस्थापन होता है। एकदम ध्यान देना है यहाँ पर कि एकल विस्थापन क्या होती है। हमने जब शुरू में कहा था, जब रसायन विज्ञान का चैप्टर जब चालू हुआ था, तो मैं पहले ही कहा था कि आपसे की क्रियाशीलता एकदम याद रखनी है। ये 13 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये तत्व दिए गए हैं। इसी के क्रियाशीलता के आधार पर पूरा का पूरा आप लोग को रिएक्शन पढ़ना है। अगर ये याद हो गया, समझ गए, तो क्रियाशीलता आप कर लेंगे। और क्रियाशीलता बोर्ड परीक्षा में एकदम इंपॉर्टेंट होता है और एकदम ध्यान से पूर्वक उसको करना होता है। ठीक है, अब इसी में हम बात करेंगे एकल विस्थापन। ठीक है, इसी में क्या बात करेंगे हम? एकल विस्थापन की बात किया जाएगा। ठीक है, इसी में पहली हेडिंग हो जाएगी आपकी एकल विस्थापन। एकल विस्थापन, ठीक, कि एकल विस्थापन किसे कहते हैं, ध्यान देना है। ठीक है, एकल विस्थापन सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है कि इसे क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया तब होती है जब एक तत्व किसी यौगिक में दूसरे तत्व को प्रतिस्थापित या विस्थापित कर देती है, उसे हम क्या कहते हैं? एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एकल विस्थापन अभिक्रिया यहीं पर लिखेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, क्या लिखेंगे? एकल विस्थापन अभिक्रिया तब होती है जब, ठीक है, जब एक तत्व किसी दूसरे तत्व को विस्थापित कर देती है, एकल विस्थापन कहलाता है। क्या कहलाएगा? एकल विस्थापन कहलाता है। एकल विस्थापन कहलाता है।
इसी को क्या कहेंगे, एकल विस्थापन के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि एकल विस्थापन कैसे होता है। ठीक, एक धातु केवल एक धातु को ही विस्थापन कर सकता है। एक धातु केवल एक ही धातु को विस्थापन कर सकता है। यहाँ पर नोट में लिखिएगा, ठीक है, एक धातु केवल एक ही धातु को विस्थापित कर सकता है। ठीक, दूसरा होता है कि एक अधातु, क्या चीज, एक अधातु केवल एक अधातु को विस्थापित कर सकता है। विस्थापित कर सकता है। समझ में आ गया क्या कह रहा है। एकल विस्थापन अभिक्रिया में यही चीज ध्यान देना है कि एक धातु को विस्थापन कर सकता है, एक अधातु को विस्थापन कर सकता है। धातु कभी अधातु को विस्थापन नहीं कर पाएगा। ठीक है, धातु कभी एक धातु को विस्थापन नहीं कर पाएगा। ध्यान रखिएगा, धातु को विस्थापन करेगा, अधातु को विस्थापन करेगा। यही हो गया क्या आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया हो गया। क्या हो गया ये, एकल विस्थापन अभिक्रिया हो गया। ठीक, तो अब यहीं से हम लोग ध्यान में देंगे कि इसकी जो है रिएक्शन क्या होता है। कैसे समझेंगे कि यह एकल विस्थापन है कि द्वि विस्थापन है, इस बात को तो अब ध्यान में रखना पड़ेगा ना। तो एकदम ध्यान दीजिए, इसको मैं मिटा रहा हूं, साइड स्क्रीन कर लीजिए। नोट्स बनाते जाइएगा, नोट्स बनाएंगे तभी पूरा का पूरा समझ में आएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। एकदम आप एकदम ध्यान से देखना है इसको, जब इसमें करेंगे, जब ध्यान से देखेंगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग को इसके एकल विस्थापन के भाग में हम लोग को पढ़ना है रिएक्शन। अब यहाँ पर एकल विस्थापन ध्यान देना है। ठीक है, जैसे कहा गया है कि मान लीजिए कि एफ ई, ठीक है, ये क्या है, फेरस है। ठीक है, एफ ई को मैं, ठीक है, एफ ई को यदि कॉपर सल्फेट CuSO4 से अभिक्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा। यह भी आपका धातु है, ध्यान दीजिएगा हम समझने के लिए, यह भी धातु है, यह यहाँ पर हम लोग को ध्यान देना है। ठीक है, यहाँ पर कैसे किस प्रकार से, जैसे दिया गया है कि मैंने कहा कि ये फेरस है यानी कि फेरिक है। अब इसके फेरस और फेरिक की संयोजकता पर ध्यान देना है। फेरस फेरिक, एक की +2 संयोजकता होती है तो एक की +3 संयोजकता होती है। ठीक है, जब आप पढ़ेंगे संक्षारण जंग का लगना तो उसमें फेरस और फेरिस की बात किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपने पढ़ा कि क्या है, या फिर धातु है, आयरन है, लोहा है, और यहाँ पर कॉपर आपका यह भी क्या है, धातु है। हमने नीचे क्या लिखा है, एक धातु केवल एक धातु को विस्थापित कर सकती है। एक धातु केवल एक धातु को क्या कर सकती है, विस्थापित कर सकती है। अब यहाँ पर विस्थापन करने के लिए देखना पड़ेगा इसकी क्रियाशीलता क्या होती है। फेरस की क्रियाशीलता अधिक है, इस कॉपर की क्रियाशीलता अधिक है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, अब मैं ये क्रियाशीलता लिखा हूं, बात किया गया है किसका, फेरस और कॉपर की। अब यहाँ पर देखिए फेरस है और यहाँ पर इसकी क्या है, कॉपर है। तो क्या कॉपर फेरस को विस्थापित कर देगा, नहीं करेगा, इसलिए कि कॉपर की क्रियाशीलता क्या है, अधिक है। लेकिन फेरस की जो दिया गया है इसकी क्रियाशीलता क्या है, अधिक है कॉपर के प्रति। ठीक है, यही लिखा गया है, ये क्रियाशीलता, इसी क्रियाशीलता पर हम लोग को पूरी रिएक्शन पढ़ना है। तो अब ये क्रियाशीलता है, हाइड्रोजन के प्रति नीचे की क्रियाशीलता कम है, लेकिन एक दूसरे की प्रति देखेंगे तो इसकी क्रियाशीलता क्या है, अधिक कम है। अब यहाँ से अब देखेंगे कि कॉपर का Hg से क्या है, क्रियाशीलता अधिक है, लेकिन Hg का कम है। उसी तरह Hg से आपका गोल्ड का यहाँ पर दिया गया है, सिल्वर का, इसकी भी क्या है, क्रियाशीलता अधिक है, इसकी क्या कम है।
तो वही प्रक्रिया यहाँ पर दर्शाया गया है कि अब एक धातु को हटा देगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका FeSO4 बन जाएगा, फेरस सल्फेट बन जाएगा। क्या बनेगा, फेरस सल्फेट बनेगा। और यहां से कॉपर को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा, प्लस Cu। जब एक जो है आपका विस्थापन हो गया, एक प्राप्त हो गया, तो उसे ही कहा जाता है आपका क्या चीज, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहेंगे, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एक क्या हो गया, एक ही ना विस्थापन हो रहा है, तो इसे ही कहते हैं क्या चीज, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे आपको फिर दे दिया गया है, जैसे दे दिया गया है कि जेडियन जिंक के साथ यदि हम फिर कॉपर सल्फेट की अभिक्रिया करते हैं, किसकी, कॉपर सल्फेट CuSO4, जब इसमें अभिक्रिया करेंगे तो इसमें ध्यान देना है कि इसमें आपका जिंक भी क्या है, धातु है। क्या है, धातु है। और कॉपर भी क्या है, धातु है। दोनों की क्रियाशीलता देखना है। क्या है, दोनों की क्रियाशीलता देखना है। इसकी क्रियाशीलता कम रहेगी तभी यह विस्थापित कर सकता है, यदि इसकी क्रियाशीलता अधिक हो जाएगी तो यह इसको विस्थापित और नहीं कर सकता है। समझ में आ गया। तो अब यहां से जिंक और कॉपर देखिए, यहां पर देखिए ध्यान से, ये जिंक है और यहां पर ये कॉपर है। जिंक के प्रति, कॉपर के प्रति जिंक की क्रियाशीलता क्या है, अधिक है, मजबूती में है, उसके पास आवेश है, वो धनात्मक की प्रकृति में है, यह भी धनात्मक की प्रकृति में, लेकिन क्रियाशीलता ये अधिक क्रिया करेगा, यह कम क्रिया करेगा। ठीक है, तो इसी के कारण यहां से जब विस्थापित तो होता है तो अब यहीं पर यह इसकी साथ मिलाकर के जुड़ जाएगा, तो यह बन जाएगा जिंक सल्फेट ZnSO4 बनेगा, और प्लस यहाँ पर कॉपर आपका क्या हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। जब तक इन सबको बैलेंस नहीं करेंगे तब तक आपकी अभिक्रिया सही नहीं मानी जाती है। समझ में आ गया। अब देखिए फिर इसी के साथ मैं दे देता हूं, ठीक है। जैसे आपको दे दिया गया है कि NaCl, क्या दिया, Na के साथ हम HCl की अभिक्रिया करते हैं, सोडियम के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, ध्यान दीजिए। ठीक है, अब यहां पर देखिए कि हाइड्रोजन भी धातु के रूप में प्रदर्शित करता है और सोडियम भी धातु है। सबसे अधिक क्रियाशील पोटेशियम हो जाएगा, फिर दूसरे पर क्या हो जाएगा, आपका सोडियम हो जाएगा। जब यहां से आप निकालेंगे तो अब यहां पर देखना है कि सोडियम के यानी कि हाइड्रोजन के प्रति सोडियम की क्रियाशीलता कितनी है, तो यही ना आपका हाइड्रोजन है। अब इससे अधिक क्रियाशील में क्या है, सोडियम है। तो अब इसके यहां से हाइड्रोजन को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा। जब विस्थापित कर देगा तो तुरंत ही क्या हो जाएगा, H2 हो जाएगा, गैस के रूप में हो जाएगा, और यहां पर बन जाएगा आपका क्या चीज, NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। तो अब इसमें बैलेंस करेंगे, हाइड्रोजन कितना है, 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 1 है तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, क्लोरीन भी आपका 2 हो गया तो यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर हम 2 कर देंगे, सोडियम भी 2 हो गया तो यहाँ पर हम 2 कर देंगे, बैलेंस हो गया। तो यही कहलाता है आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। क्या कहलाएगा, एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। समझ में आ गया।